प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपको कल मैंने वर्कशीट का वर्क दिया था। आशा करता हूं कि आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मैं उस वर्कशीट का सॉल्यूशन आपके पास सेंड कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वर्क टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाद में आप पछताएंगे। टीचर्स अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, टीचर्स के द्वारा बताए गए वर्क को यदि वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो टीचर किस तरह से आपका बेटर परिणाम दे सकता है। आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि टीचर्स आपके साथ इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप जो भी टीचर्स के द्वारा वर्क दिया जा रहा है उसको आप अवश्य सेंड करेंगे और उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे ताकि आपका परिणाम बेटर से बेटर आपको मिल सके। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने वर्कशीट 1 द एयर ऑफ कोल्ड वार का जो क्वेश्चन थे, शीत युद्ध के दौर के जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमने वर्कशीट में दिए थे, उस वर्कशीट के जो क्वेश्चंस थे आज हम उनके आंसर आपको बता रहे हैं। आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे। और जिन बच्चों ने ये वर्कशीट कंप्लीट नहीं की है वो अपने फेयर नोटबुक में इसको अवश्य करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज कोल्ड वार? शीत युद्ध क्या होता है? तो शीत युद्ध कैसी सिचुएशन होती है उसमें आप देखेंगे, कोल्ड वार इज ए सिचुएशन इन विच रिवलरीज, कन्फ्रंटेशन एंड स्ट्रगल कंटिन्यू टू स्टे बिटवीन नेशंस। देखो, शीत युद्ध कैसे स्थिति होती है? ये तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति होती है। इसके अंदर डायरेक्टली वार नहीं होता है, कोई खूनी झड़प नहीं होती है। इसके अंदर दो देशों के बीच हमेशा तनाव होता है। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। तो ये तनावपूर्ण जो स्थिति है जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह से हथियारों से युद्ध नहीं होता है, ये विचारों की लड़ाई होती है। एक देश दूसरे देश से ज्यादा सुपर पावर बनना चाहता है, उससे ऊपर वो बनना चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर वो सुपर पावर हो। इस कारण से दोनों देशों के बीच में जो तनाव की स्थिति होती है उस स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो कोल्ड वार इज ए सिचुएशन इन विच रिवलरीज, कन्फ्रंटेशन एंड स्ट्रगल कंटिन्यू टू स्टे बिटवीन नेशन। देशों के बीच में आपस में संघर्ष होता है, तनाव होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। एंड डू नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ वार। और उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया गया है, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका एमर्जेस टू सुपर पावर आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ल्ड के अंदर दो सुपर पावर एमर्ज हुई, अस्तित्व में आई, जिसमें पहली सोवियत यूनियन और दूसरी अमेरिका। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका दो सुपर पावर विश्व के सामने आई। कब? आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड के अंदर केवल दो ही सुपर पावर बची थी, वो थी सोवियत यूनियन और अमेरिका। बोथ द नेशन वर कॉम्पिटिटिव इनफ इन पोसेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो दोनों की दोनों जो सुपर पावर थी उनके पास हथियार, परमाणु हथियारों का जखीरा था, परमाणु हथियार से संपन्न ये पावर थी। बट नन ऑफ दैट इनिशिएटेड एनी डायरेक्ट वार। लेकिन दोनों के बीच में कभी डायरेक्ट वार नहीं हुआ, प्रत्यक्ष वार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों सुपर पावर थी, दोनों की पावर इक्वल थी। दोनों को आपस में पता था कि यदि दोनों के बीच में यदि युद्ध होता है तो विनाश का कारण बनेगा, एक देश दूसरे देश का विनाश अवश्य करेगा, दोनों देशों का विनाश होने की संभावना थी। तो उन्होंने कभी भी इन युद्ध की शुरुआत नहीं की। तो बट द नेशंस poised with confrontation and competition but none of them initiated any direct। दोनों के बीच में कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। The situation to confrontation and struggle, ये तनावपूर्ण और इस तनावपूर्ण जो संघर्षपूर्ण जो स्थिति, तनाव और संघर्ष की जो स्थिति है,
केम टू बी नोन एज कोल्ड वार, इसी को हम कोल्ड वार कहते हैं। तो शीत युद्ध क्या हुआ? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो देशों के बीच में आपस में तनाव, संघर्ष, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी होती है। उन दोनों के बीच में कभी भी डायरेक्ट वार या प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है। जैसे कि अमेरिका और सोवियत यूनियन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर दो सुपर पावर का अस्तित्व आया और दोनों ही न्यूक्लियर पावर से लैस थी, दोनों ही पावर, और दोनों को पता था कि यदि आपस में दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो दोनों का विनाश संभव है। इस कारण से उन दोनों के बीच में कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ और आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ विचारों का, लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति को, संघर्षपूर्ण और तनावपूर्ण जो स्थिति होती है, उसको हम कोल्ड वार या शीत युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है विच टू सुपर पावर एमर्ज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कौन सी दो सुपर पावर सामने आई? तो पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत यूनियन। जैसे कि पता है सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो वर्ल्ड के सामने दो सुपर पावर बची, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये नाटो है क्या? तो द बायोपोलर सिस्टम गिव बर्थ टू मिलिट्री अलायंस। देखिए जो पूरा का पूरा वर्ल्ड बायोपोलर दो ध्रुवों में बट गया। दो ध्रुव का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टू सुपर पावर बची, एक सोवियत यूनियन, दूसरी अमेरिका। तो जो वर्ल्ड है वो दो गुटों में बट गया, एक तो साथ लग गया सोवियत यूनियन के, दूसरा गुट जो ब्लॉक बना वो अमेरिका के साथ था। तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो बायोपोलर दो ध्रुव में बट गया और उसने मिलिट्री अलायंस को जन्म दिया, सैनिक गठबंधन को जन्म दिया। दोनों ही ब्लॉक आपस में अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते थे, जिन्होंने दोनों ने सैनिक गठबंधन किए। इन अप्रैल 1949, अप्रैल 1949 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही एक सैनिक गठबंधन संगठन बनाया गया विद द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका के नेतृत्व के अंदर एक ऐसा सैनिक गठबंधन बनाया गया जिसको हम नाटो कहते हैं। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। इसके जो नाटो है वो 12 देशों का एक संगठन है which declare them arm attack on anyone। और इसने ये डिक्लेयर किया नाटो ने कि नाटो के किसी भी देश पर यदि अटैक होता है तो वो नाटो पर हमला माना जाएगा और सारे मिलकर उस संकट का सामना करेंगे या उस देश का सामना करेंगे। ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कुड बी रिगार्डेड एज द अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। यदि नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो ये समझा जाएगा कि वो 12 देशों पर हमला हुआ है और ये 12 के 12 देश मिलकर उस देश का साथ मुकाबला करेंगे। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है नाटो, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया इन अप्रैल 1949 के अंदर। ये 12 देशों का एक संगठन है। डिफाइन बायोपोलरिटी, ये द्विध्रुवीयता क्या होती है? तो डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। पूरा वर्ल्ड के दो पावर ब्लॉक के अंदर विभाजन होना बायोपोलरिटी कहते हैं, लीड बाय यूएस एंड यूएसएसआर। पूरा वर्ल्ड दो पावर ब्लॉक के अंदर डिवाइड हो गया, एक पावर ब्लॉक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। तो इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स लीड बाय यूएस एंड यूएसएसआर इज कॉल्ड द बायोपोलरिटी। यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा लीड किया जाने वाले, अब देखिए पूरा का जो पूरा वर्ल्ड है वो दो पावर ब्लॉक के अंदर डिवाइड हो गया। आधा वर्ल्ड जो यूएसए के साथ था और बाकी जो बचा वो यूएसएसआर के साथ था। इस तरह विश्व का दो ध्रुवों में बंटना बायोपोलरिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न अलायंस। उत्तरी अटलांटिक संधि जो संगठन है उसको पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता था? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाई वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न अलायंस। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता था? तो इसमें मेन जो रीजन है, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप के जो देश है, पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश फेवर टू बी विद द यूएस, जो यूएस के पक्ष में थे। ज्यादातर जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो
कौन सी पावर ब्लॉक के साथ लग रहे थे, वो यूएस के साथ लग रहे थे, यूएस का समर्थन करते थे। विथ गॉट फॉर्मलाइज इनटू एन ऑर्गेनाइज, और उन सभी ने मिलकर द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक सैनिक संगठन का निर्माण किया। सारे जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे वो किसका सपोर्ट करते थे, यूएस का। तो सभी ने मिलकर क्या किया, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक सैनिक संगठन बनाया। इसलिए वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर देश यूएस के साथ लग रहे थे, इसलिए नाटो को वेस्टर्न अलायंस का नाम दिया गया। Hence it was also called Western Alliance, इसलिए इसको पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश यूएस के साथ लग रहे थे और उन सभी ने मिलकर उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था, इसलिए नाटो को वेस्टर्न अलायंस भी या पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? देखो, क्यूबा मिसाइल संकट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? 1961 के अंदर रूस के जो साम्यवादी नेता थे उनको लग रहा था कि क्यूबा पर अमेरिकी हमला कर देगा, वो अपना कब्जा कर लेगा, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, जबकि जो क्यूबा था वो किसकी पॉलिसी पर चल रहा था, वो यूएस सोवियत यूनियन की पॉलिसी पर चल रहा था। तो साम्यवादी देशों को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पूंजीवादी देश है और पूंजीवादी होने के कारण वो क्यूबा पर अपना कब्जा कर लेगा और जो फिदेल कास्ट्रो जो कि क्यूबा के राष्ट्रपति थे उसका तख्ता पलट कर देगा। इसलिए 1962 के अंदर सोवियत यूनियन ने क्यूबा के अंदर मिसाइल इंस्टॉलेशन कर दे, मिसाइलों की वहां डिप्लॉय कर दे, मिसाइलें वहां स्थापित कर दे। और मिसाइल क्यूबा के अंदर मिसाइल स्थापित करने के कारण, परमाणु मिसाइल स्थापित होने के कारण यूएस है वो उसके अंडर में आ चुका था, वहां से आसानी से यूएस के ऊपर अटैक किया जा सकता था। इसलिए क्यूबा के, इसलिए जो सोवियत यूनियन के उस समय राष्ट्रपति थे वो थे निकिता क्रुश्चेव और उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेएफ कैनेडी। उन दोनों के बीच बहुत संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन दोनों की समझदारी के कारण ये क्यूबा मिसाइल संकट टल गया और विश्व के सामने तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो सोवियत यूनियन के द्वारा क्यूबा के अंदर मिसाइलों का स्थापित किया जाना, जिससे अमेरिका को चिंता हो गई कि वो उसके अंडर में आ चुका था, आसानी से उस पर अटैक किया जा सकता था। इस कारण से दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष और तनाव की जो स्थिति बनी थी 1962 के अंदर, उसको हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए क्यूबा मिसाइल, क्यूबा वाज ए स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएस। यूएस के तट पर क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है एंड वाज अलाइ ऑफ द सोवियत यूनियन, और जो कि सोवियत यूनियन से जुड़ा हुआ है। इन 1962 निकिता क्रुश्चेव द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, 1962 के अंदर निकिता क्रुश्चेव जो कि सोवियत यूनियन के नेता थे, प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल, परमाणु मिसाइलें क्यूबा के अंदर तैनात कर दी। द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वेपन पुट द यूएस अंडर फायर, और इन परमाणु मिसाइलों के तैनात होने से यूएस उसके क्षेत्र में आ चुका था, उस पर आसानी से हमला किया जा सकता था। द यूएस प्रेसिडेंट जेएफ कैनेडी वाज रेलुकेंट टू न्यूक्लियर वार। अब जो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेएफ कैनेडी, वो परमाणु युद्ध के पक्ष में, वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, बट वाज डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द क्यूबा। और लेकिन वो चाहते थे कि जो निकिता क्रुश्चेव है, क्यूबा के अंदर जो मिसाइलें तैनात की है उसको वो वहां से हटा ले, इन ऑर्डर टू सेव हिज नेशन, ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। कैनेडी ऑर्डर अमेरिकन वारशिप, इसलिए जेएफ कैनेडी ने अपने जो युद्धपोत थे, युद्ध के जो जहाज थे, उनको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, सोवियत यूनियन ने जो जंगी जहाज जो क्यूबा की तरफ भेजे थे उनको रोकने के लिए जेएफ कैनेडी ने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उन युद्धपोतों को रोके। तो कैनेडी ऑर्डर अमेरिकन वारशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू चाइना एज वे ऑफ वार्निंग टू यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस। जिस तरह से यूएसएसआर सीरियस था, उसको क्यूबा की तरफ अपने मिसाइल, अपने जो युद्धपोत को बढ़ा रहा था, उनको रोकने के लिए जेएफ कैनेडी ने अपने युद्धपोतों को उनके सामने ला दिया।
इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबा मिसाइल संकट। जो ये संकट दोनों देशों के बीच में आया था, किसके कारण से? न्यूक्लियर जो मिसाइल वेपन्स जो इंस्टॉलेशन किया था सोवियत यूनियन के द्वारा क्यूबा में, तो दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी, जिससे तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, तो इसी संकट को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द टू ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शीत युद्ध के दौरान भारत कोई से भी ब्लॉक गठबंधन के अंदर शामिल क्यों नहीं हुआ? Why did India not support any of the two blocks during the Cold War? कोल्ड वार के दौरान इंडिया दोनों ब्लॉक में से किसी में भी शामिल क्यों नहीं, क्यों समर्थन नहीं किया? तो इंडिया डिड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द ब्लॉक टू सेव इट्स सॉवरेनिटी। देखिए, भारत किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहता था। इंडिया डिड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द ब्लॉक्स, भारत किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। टू सेव इट्स सॉवरेनिटी, क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता को रक्षा करना चाहता था। तो भारत को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को खोना नहीं चाहता था, वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना चाहता था एट दैट टाइम। और उसी समय इंडिया नीडेड इकोनॉमिक, और ये वो समय था जब भारत को आर्थिक विकास की जरूरत थी, रीजनल यूनिटी, क्षेत्रीय एकता की जरूरत थी, और इंटीग्रेटेड रेदर देन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की बजाय भारत के अंदर एकता स्थापित करना था, सभी को क्षेत्रीय एकता करना, देश के अंदर यूनिटी बनाए रखना, और देश का आर्थिक विकास करने की जरूरत थी। तो देखिए, इंडिया डिड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द ब्लॉक, भारत किसी भी ब्लॉक के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया सेव इट्स सॉवरेनिटी, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना चाहता था। और उसी समय भारत को ये वो समय था जब भारत को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत थी, आर्थिक विकास की जरूरत थी, रीजनल यूनिटी, क्षेत्रीय एकता की जरूरत थी, एंड इंटीग्रिटी रेदर देन पॉलिटिक्स, और राजनीति के बजाय पूरे भारत के अंदर एकता, अखंडता बनाए रखने की जरूरत थी। इसलिए भारत किसी भी ब्लॉक के अंदर शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? भारत जब किसी गुट में शामिल नहीं हुआ तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का फॉलो किया। अब ये गुट निरपेक्ष नीति होती क्या है? नॉन अलाइनमेंट इज द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस। नॉन अलायंस पॉलिसी का मतलब होता है कि वो किसी भी गुट, दोनों गुट से बराबर दूरी बनाए रखना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि भारत वर्ल्ड के अंदर जो संकट पैदा हो रहा था, भारत विश्व के अंदर जो भी परिस्थितियां पैदा हुई थी उस पर उसका ध्यान नहीं था। देखिए, भारत दोनों गुट से बराबर दूरी बनाए रखता था। नॉन अलायंस की पॉलिसी है क्या? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है जो उस समय वर्ल्ड के अंदर दो अलायंस बने हुए थे, उन दोनों अलायंस से बराबर दूरी बनाए रखना, एंड क्रिटिसाइजिंग एंड प्रेजिंग द वर्क्स डन बाय द अलायंस। और उन दोनों गुटों ने, दोनों गुट यदि कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके काम की प्रशंसा करना, और यदि उसने कोई गलत काम किया है तो उसकी आलोचना करना। उसके काम के आधार पर यह निर्णय लेता था कि वास्तव में किस गुट ने, यदि किसी गुट ने अच्छा काम किया है तो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करता था उसके काम की, और यदि उसी गुट ने कोई गलत काम किया है तो उसकी आलोचना भी भारत करता था। तो ये जो, एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था, दोनों गुट से बराबर दूरी थे। यदि किसी गुट ने अच्छा काम किया तो उसकी प्रशंसा करना, उसके कार्य की प्रशंसा करना, और यदि उसने कोई गलत कार्य किया तो उसके कार्य की आलोचना। भारत बिना किसी भेदभाव के, ये नहीं कि किसी भी गुट का वो पक्ष लेता था, भारत किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेता था। यदि उसने अच्छा काम किया है तो उसके काम की प्रशंसा करना, गलत काम किया है तो उसके काम की आलोचना करना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। तो ये थी भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करना है। थैंक यू।